गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एक्सीलेंस हब। आज के इस पीपीटी सेशन में जहां मैं क्लास 12 का सेकेंड चैप्टर है पार्टनरशिप, इसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ सिर्फ हम समझेंगे पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप मीनिंग एंड लिमिटेशन। पार्टनरशिप की मीनिंग क्या है, मतलब क्या है और उसकी लिमिटेशंस क्या है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ यही जानेंगे कि पार्टनरशिप, टोटली हम सिर्फ पार्टनरशिप के बारे में जानेंगे। पार्टनरशिप होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसकी योग्यता क्या है और उसकी डिसएडवांटेज क्या है, और पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन वेयर टू और मोर पर्सन्स हु आर एग्री टू डू बिजनेस एंड शेयर इट्स प्रॉफिट एंड लॉसेज रेस्पेक्टिवली। The partners act both as an agents and principals of the firm। कह रहा है कि पार्टनरशिप जो होता है एक ऐसा संघ है जिसमें दो और दो से अधिक लोग मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं और उस बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट और लॉसेस को आपस में बांटते हैं, साझा करते हैं। इसीलिए ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं पार्टनरशिप, साझेदारी। द पार्टनर्स एक्ट बोथ एज एन एजेंट। पार्टनर जो है वो एजेंट के रूप में भी काम करते हैं और पार्टनर्स प्रिंसिपल्स ऑफ द फर्म के रूप में भी काम करते हैं। पार्टनरशिप को इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 के तहत डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु आर एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहता है कि पार्टनरशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है, मतलब ऐसा संबंध है दो और दो से अधिक लोगों के बीच की, जिसमें वो पार्टनर्स जो है आपस में होने वाले बिजनेस में प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं। और उसमें ये हो सकता है कि या तो वो सभी लोग मिलकर काम कर रहे हो या फिर कोई एक व्यक्ति सभी के लिए काम कर रहे हैं। अब इसको हमें समझना होगा। ठीक है, तो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। जैसे कि मैंने कि तीन लोग हैं, तीन फ्रेंड हैं, तीनों फ्रेंड मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन तीनों फ्रेंड के पास अपनी अपनी दिक्कतें हैं। और वो दिक्कतें ये हैं कि एक के पास पूरी प्लानिंग है, ठीक है, पूरा तैयार कर रखा है कि उसको कैसे बिजनेस चलाना है, कि कैसे बिजनेस करना है। ठीक है, दूसरा भी चाहता है कि वो कोई बिजनेस करे, अपना पैसा लगाए। फिर तीसरा चाहता है कि मैं मतलब वो भी बिजनेस करे पर उसके पास क्या है, लैंड है। मतलब एक है जिसके पास प्लानिंग है, आइडियाज़ है, ठीक है, और दूसरा है जिसके पास मनी है, तीसरा है जिसके पास स्पेस है। तो ये तीनों ही बहुत बेसिक नीड्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए। तो ये तीनों मिलकर आपस में एक प्लानिंग करते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं और अपना एक गोल डिसाइड करते हैं कि हमें उस बिजनेस से करना क्या है। ठीक है, तो उसमें हो सकता है कि कोई एक आदमी बोले कि भाई देख, मैं ना सिर्फ इसमें पैसे लगाऊंगा, बाकी काम तुम लोगों को करना पड़ेगा। तो जितना पैसे लगवाना है लगा सकता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन काम जो है सो मैं नहीं करूँगा, काम तुम लोगों को खुद करना पड़ेगा। तो वो भी कहता है ठीक है, उसको तो बस पैसे से मतलब, आइडियाज़ वगैरह सब है ही, ठीक है, उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो इस तरीके से यही कह रहा है कि कैरिड मतलब वो सभी लोग बिजनेस चला रहे होंगे या फिर कोई एक व्यक्ति होगा जो सभी के लिए काम कर रहा होगा। क्यों? क्योंकि अगर एक व्यक्ति भी, अगर तीनों काम कर रहे हैं और तीनों में से कोई एक भी अगर गड़बड़ कर देता है, ठीक है, बिजनेस में, तो फिर तीनों पर असर पड़ता है। ठीक है, और तीनों अगर अच्छे से मिलकर काम करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, है ना। तो दोबारा देखते हैं पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4 में कहता है पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन्स हु आर एग्री टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसके बाद देखते हैं नेचर ऑफ द पार्टनरशिप। नेचर ऑफ पार्टनरशिप, नेचर मीन्स क्या होता है, नेचर मीन्स प्रकृति। इसको हम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे और लीगली भी देखेंगे। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कहता है अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस एंड ऑनर आर अ सेपरेट एंटिटी। मतलब अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बिजनेस मतलब जो फर्म है और जो ऑनर है, ये दोनों ही अलग अलग पर्सन है। ठीक है, अगर फर्म में कोई ट्रांजैक्शन करता है पार्टनर्स, तो फर्म अगर मान लीजिए फर्म से पैसा निकालता है, इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टनर्स वो पार्टनर्स एक तरह का ऑनर हो गया। तो फर्म से अगर ऑनर पैसा निकालता है तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग। क्या कहते हैं? ड्राइंग। तो वो ड्राइंग जो निकाला उसने, फर्म को वापस उसे करना पड़ेगा इंटरेस्ट के रूप में, मतलब इंटरेस्ट उसको देना पड़ेगा उसका।
ठीक है। तो मतलब एक तरीके से जो फर्म का क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर मतलब जो जिससे फर्म उधार लेता है, जिससे फर्म उधार लेता है, वैसे ही पार्टनर्स मतलब ऑनर भी क्या हो जाता है, फर्म के लिए एक क्रेडिटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऑनर जो भी पैसा इसमें खर्च करेगा उसको क्रेडिटर के रूप में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा, उसमें कैपिटल के रूप में किया जाएगा। अगर पैसा डालता है, इन्वेस्ट करता है, तो उसको कहा जाएगा कैपिटल, और अगर पैसा निकालता है तो उसे कहा जाएगा ड्रॉइंग। क्या कहा जाएगा? ड्रॉइंग, अगर वो अपने पर्सनल यूज के लिए निकालता है, ठीक है। तो इसी चीज़ को देखते हुए कहा गया है कि अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कि बिजनेस और ऑनर जो है सो वो सेपरेट पर्सन है, लेकिन लीगली कानूनी रूप में ये कहा गया कि इट इज सेड दैट बिजनेस एंड ऑनर आर नॉट अ सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स बिजनेस। मतलब बिजनेस और ऑनर जो है वो सेपरेट पर्सन नहीं है बिजनेस से। अगर इन केस ऑफ लॉस द डेब्ट्स आर सेटल्ड फ्रॉम द पर्सनल एसेट ऑफ ऑनर्स और पार्टनर्स। अगर मान लीजिए कोई डेब्ट होता है या फिर उधार है जिसको ये पार्टनर्स जो है चुका नहीं पा रहा है, पार्टनरशिप फर्म जो है चुका नहीं पा रहा है, तो उस केस में पार्टनर्स की पर्सनल एसेट से इसका सेटलमेंट किया जाएगा। सेटलमेंट जैसे आप जानते हैं ना, जैसे कि अगर नहीं करता है, अगर मान लीजिए बैंक से किसी ने लोन लिया और उसको चुका नहीं पाया, तो बैंक वाले क्या करते हैं, जाकर उसका घर जब्त कर लेते हैं, जितना ज़मीन वगैरह होता है उसको जब्त कर लेते हैं, नीलामी करते हैं, करते हैं ना। तो वैसे ही पार्टनर्स का भी होगा। तो अगर पार्टनरशिप फर्म अगर उसका डेब्ट नहीं चुका पाती है, अपने रिजर्व में से, अपने जो कैशेज हैं उससे अपने एसेट से नहीं कर पाती है, तो उस केस में क्या होगा कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को बेचकर या फिर पर्सनल एसेट से उसका कर्जा चुकाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। चलिए देखिए, हमने पार्टनरशिप खोल तो लिया, लेकिन अब उसकी फ़ायदे क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, हम ये जानेंगे, ठीक है। देखिए, अगर एक व्यक्ति होता है, एसोसिएशन, पहले देखते हैं एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। क्या है? 2 और 2 से अधिक व्यक्तियों का ये संघ है। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति होता है सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें हम कहते हैं कि वो एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको सारे होने वाले प्रॉफिट एंड लॉसेज और जो भी प्लानिंग वगैरह है उसे वो खुद करने पड़ता है। लेकिन अगर पार्टनरशिप होता है तो इसमें वो सभी मिलकर करते हैं, मतलब 2 हो या 2 से अधिक लोग हो, वो सभी मिलकर वो काम करते हैं, जिससे कि जो लॉसेज होते हैं वो सभी जो है सो शेयर हो जाते हैं। मतलब एक अकेला व्यक्ति को लॉसेज बियर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, इसमें ये फ़ायदा होता है। और फिर कोई भी दिक्कत होगा तो एक दूसरे को, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर एक ने गलती किया तो तीनों के जितने भी पार्टनर्स होंगे उन सभी पर असर पड़ेगा, इफेक्ट होगा। इसीलिए तीनों पार्टनर जो हैं देखते रहते हैं कि कोई गलती नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो फर्म में होने वाले जो लॉसेज वगैरह है वो नहीं हो पाता है। इसके बाद है विलिंग टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज। ये जो पार्टनर्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉसेज को शेयर करने के लिए तैयार होते हैं। जो भी प्रॉफिट एंड लॉसेज होंगे उसको शेयर करेंगे। अब कैसे शेयर करेंगे? तो उसके लिए होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या होता है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि तैयार होते समय, बिजनेस स्टार्ट करते समय आपस में डिसाइड करते हैं कि हम जो लॉसेज होंगे और जो प्रॉफिट होंगे वो आपस में रेशियो में बांटेंगे। इसमें ये भी देखा जा सकता है कि सभी पार्टनर जो हैं लॉसेज शेयर नहीं करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि 3 पार्टनर्स हैं, वो सभी आपस में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसमें एक पार्टनर कहेगा कि भाई देखो, हम सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए मैं तुमसे जुड़ूंगा, लॉसेज जो भी होंगे वो आपस में अपना सलटना, मैं नहीं सलटूंगा, ठीक है। तो वो कहता है चलो ठीक है, फिर भी दोस्त है, दोस्त के नाते इतना तो कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस है, बिजनेस में दोस्ती वगैरह सब साइड में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर प्रॉफिट एंड लॉसेज शेयर करने के लिए तैयार हो जाते हैं तो पार्टनरशिप स्टार्ट होती है, ठीक है। और फिर वो किस रेशियो में होता है उसको एग्रीमेंट में लिखा होता है या फिर ओरली फिक्स कर लेते हैं कि ये जो है पार्टनर किस तरीके से बटेगा, ठीक है। रेशियो 4:3:2:1:1, जैसे 1:1 इक्वली बटेगा या कैसे बटेगा ये उसमें डिसाइड होता है। फिर आते हैं हम लॉफुल बिजनेस कि जो ये बिजनेस होना चाहिए वो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए। मतलब ये हम पार्टनरशिप फंड किसी व्यवसाय को करने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई जॉइंट वेंचर नहीं होना चाहिए या फिर कोई भी समाज सेवा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिजनेस का मतलब ही होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, और अगर समाज सेवा करेगा तो उसमें तो पैसा कमाने का कोई मोटिव ही नहीं है, वहाँ तो हमें समाज सेवा करना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके का बिजनेस होता है, ठीक है। तो लॉफुल बिजनेस होना चाहिए, कानूनी पूर्वक उसको एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कोई भी फ्रॉड एक्टिविटी उसमें नहीं होना चाहिए। ये होता है पार्टनरशिप फर्म की कैरेक्टर,
फिर चला आता है एग्रीमेंट। चलो बिजनेस स्टार्ट तो कर दिया हमने, ये भी देख लिया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है। तो अब इन फ्यूचर अगर डिस्प्यूट होता है, फ्यूचर मतलब जैसे बिजनेस है उसमें दोस्तों ने मिलकर तैयार किया है, अब फ्यूचर तो कोई जानता नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि एक ऐसा चीज़ है रिटन डॉक्यूमेंट जो उन्हें फ्यूचर में डिस्प्यूट होने से रोकेगा, उसको कहते हैं एग्रीमेंट। मतलब जो भी चीज़ हम डिसाइड करेंगे स्टार्ट करने से पहले वो उसमें लिखा हुआ होगा। जैसे अगर मैं कैपिटल इन्वेस्ट करता हूँ, मैं पैसा इसमें लगाता हूँ तो मुझे इंटरेस्ट चाहिए, पैसा निकालता हूँ तो भाई तुम्हें इंटरेस्ट देना पड़ेगा फर्म को, ठीक है। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो कितना रेशियो हमें आपस में बांटना है वो एग्रीमेंट में लिखा होता है, ठीक है। राइट्स एंड ड्यूटीज़ ये सभी चीज़ें जो है सो एग्रीमेंट में लिखा होता है। बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एक्टिंग बाय एनी ऑफ देम फॉर ऑल, मतलब बिजनेस जो है सभी के द्वारा कैरी किया जा रहा होगा या फिर कोई एक व्यक्ति होगा जो सभी के लिए काम करेगा। तो ये है पार्टनरशिप फर्म की विशेषताएं। मतलब हम अकेले से अच्छा है, ठीक है, कि हम दो या दो से अधिक लोग मिलकर काम करें जिसमें हम आपस में प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, लॉसेस शेयर करेंगे और हमारा काम भी आसान होगा, ऐसा पार्टनरशिप फर्म में कहता है, ठीक है। अब पार्टनर्स होने के लिए, पार्टनरशिप में जुड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, मतलब इसकी योग्यताएं क्या हैं। तो एवरी पर्सन कैन बी अ पार्टनर, सभी लोग पार्टनर हो सकते हैं सिर्फ माइनर को छोड़ के। माइनर मतलब जो 18 साल से कम है। पर्सन्स ऑफ अनसाउंड माइंड, जो व्यक्ति अपने दिमाग से स्थिर नहीं है, मतलब वो सही नहीं है मस्तिष्क रूप से, वो ठीक बीमार है, जैसे वो पागल है या फिर वो कुछ चीज़ें भूल जाता है, ठीक है। तो इन सब जगहों पर ऐसे लोगों की पार्टनरशिप में कोई ज़रूरत नहीं है। पर्सन्स ऑफ डिस्क्वालीफाइड बाय एनी लॉ, किसी लॉ से उस व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया गया है तो आप उसमें भी इसके साथ नहीं जुड़ सकते हैं, पार्टनरशिप में नहीं जुड़ सकते हैं, ठीक है। डिस्क्वालीफाई का मतलब जैसे कभी फ्रॉड एक्टिविटीज़ में वो पाया गया, उस पर केस कर दिया गया और फिर केस में वो व्यक्ति जीत भी गया, तो इसके ऊपर एक कानून, एक वो लग गया दाग कि ये इस व्यक्ति के साथ कभी किसी को वो नहीं करना है, क्या नहीं करना है, पार्टनरशिप नहीं करना है। तो अगर लॉ इसको डिस्क्वालीफाई कर देती है तो वो पार्टनरशिप में नहीं रहेगा। अब आते हैं लिमिटेशन, मतलब डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। तो देखिए अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, देखो हर चीज़ के अपने एडवांटेज और लिमिटेशन होते हैं, डिसएडवांटेज होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म के भी जो हमने पहले पढ़ा वो उसको हम कह सकते हैं एडवांटेज है, कैरेक्टरिस्टिक्स को, ठीक है। अब इसको हम देखें तो यहाँ हम कह सकते, अब हम देख रहे हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। तो पहला है अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, क्या है, अनसर्टेनिटी ऑफ ड्यूरेशन, मतलब ये कब बंद होगा, पार्टनरशिप फर्म कब बंद होगा इसके बारे में एग्रीमेंट में लिखा होता है, या फिर अगर जैसे दो व्यक्ति मिलकर अगर बिजनेस स्टार्ट कर रहा है और उसमें से एक व्यक्ति मर गया तो इस केस में पार्टनरशिप अपने आप खत्म हो जाता है। तो इसीलिए कह रहा है कि इसकी जो ड्यूरेशन होती है वह अनिश्चित होता है, अनसर्टेनिटी होता है। रिस्क ऑफ एडिशनल लायबिलिटी, रिस्क ऑफ एडिशनल लायबिलिटी कह रहा है कि एक्स्ट्रा लायबिलिटी का रिस्क हो सकता है। क्यों, क्योंकि एक व्यक्ति जो है मिस्टेक से, गलती से भी हो सकता है, जैसे कि लिखा हुआ इट इज़ ट्रू दैट लाइक द सोल प्रोप्राइटर इच पार्टनर हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी, मतलब हर पार्टनर्स के पास क्या होगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी होगा, उसके अपने भी लिमिटेड लायबिलिटी होंगे अलग से, ठीक है। और ये लायबिलिटी जो है, बट हिज लायबिलिटी में अराइज नॉट ओनली फ्रॉम हिज ऑन एक्ट्स बट ऑल्सो फ्रॉम द एक्ट्स एंड मिस्टेक्स ऑफ को पार्टनर्स ओवर होम ही हैज़ नो कंट्रोल, मतलब कि ये जो पार्टनर्स होते हैं उनके अपने अपने लायबिलिटी होते हैं अनलिमिटेड, जिसको जो हो सकता है, मान लीजिए एक ही व्यक्ति है उसके पास है एडिशनल लायबिलिटी, तो वो जो है या तो उसके कारण उसके पास हो सकता है लायबिलिटी, या फिर वो मिस्टेक हो सकता है, या फिर कोई ऐसा काम किया हो अलग दूसरे को पार्टनर्स ने जिसके कारण कि उसके ऊपर क्या लग गया, लायबिलिटी हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ का रिस्क होता है और जिसको हम कंट्रोल नहीं करते। लैक ऑफ हार्मोनी, लैक ऑफ हार्मोनी का मतलब होता है आपस में जो मिलकर काम करते हैं, खुशी से काम करते हैं, इस चीज़ का लैक हो जाता है, मतलब कमी हो जाता है, ठीक है। कैसे, तो जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, मान लो प्रॉफिट हो रहा है, आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो इन फ्यूचर हो सकता है कि किसी को किसी से जेलस हो जाए, ठीक है, किसी को ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा हो, ठीक है, और उसको लॉस मिल रहा हो, तो वो चाहेगा कि भाई ऐसे तो गड़बड़ हो गया, हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, पैसे ज़्यादा लगा रहे हैं और हमें प्रॉफिट कम मिल रहा है, ऐसा भी सकता है। या फिर वो ऐसा सोच रहा होगा कि चलो वो तो सिर्फ पैसा ही लगा रहा है, मैं काम कर रहा हूँ, तो इस केस में मुझे भी ज़्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए,
तो ऐसे में क्या होता है कि उसके अंदर एक फीलिंग आ जाती है किस चीज़ की, फ्यूचर सिक्योरिटी और सेफ्टी की, जिसके कारण हो सकता है कि वो आपस में मिलकर काम नहीं कर पाए और इससे उनके आपस में कन्फ्लिक्ट पैदा होता है। ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी डिस्करेज पार्टनर्स टू अंडरटेक रिस्क वेंचर्स एंड देयरफॉर देयर रिस्क टेकिंग इनिशिएटिव इज डैम्पेंड। मतलब अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब होता है असीमित दायित्व। मतलब वो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी होता है वो पार्टनर्स को डिस्करेज करता है, ठीक है, कि वो उसके बाद वो कभी किसी रिस्क वाले कोई भी काम होगा उसमें नहीं हाथ लगाएंगे वो, ठीक है। और उनके आपस के जो कॉन्फिडेंस होता है रिस्क लेने का वो भी ख़त्म हो जाता है अगर लिमिटेड लायबिलिटी जो है तो अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा इस केस में, ठीक है। अगर डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म और कंपनीज के बीच का डिफरेंस क्या है? तो पहला लीगल पोजीशन। लीगली कहा गया है कि एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो क्या है, इज नॉट अ डिस्टिंक्ट पर्सन, वो अलग मेंबर नहीं है। अगर कोई इंसॉल्वेंसी होता है, सॉरी, अगर कोई डेब्ट अगर बिजनेस पूरा नहीं कर पा रहा है तो उसको पार्टनर्स आपस में अपने पर्सनल एसेट से चुकाएंगे। अ कंपनी इज एन एंटिटी इन द आई ऑफ लॉ, कंपनी एक क्या है, एक पर्सन है लॉ के सामने, जैसे कि उसको उसके ऊपर कोई भी इशू कर सकता है कोई भी उस प्रॉपर्टी को। इट कैन सू और बी सूड और ऑफर प्रॉपर्टी एक्सेट्रा इन इट्स ऑन नेम, ठीक है, एंड इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द इंसॉल्वेंसी। और ये कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया हो जाना, रिटायरमेंट मतलब कोई रिटायर्ड होता है या फिर डेथ होता है, कोई भी व्यक्ति हो उससे उस कंपनी को कोई मतलब नहीं होता है। तो लेकिन पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है या डेथ होता है तो इस केस में पार्टनरशिप खत्म हो जाएगा। नंबर ऑफ मेंबर्स पार्टनरशिप फर्म में, इन अ पार्टनरशिप फर्म द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज 2 एंड मैक्सिमम इज 20 एंड 10 इन केस ऑफ बैंकिंग। मतलब 20 पार्टनर्स आप मैक्सिमम रख सकते हैं और बैंकिंग के केस में आप 10 ही पार्टनर्स को आपस में रख सकते हैं, ठीक है। अब कंपनी में कहता है इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी यू हैव टू, आप जो है सो मिनिमम नंबर 7 रख सकते हैं, ठीक है, 7 लोग मिले कर सकते हैं, एंड 2 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप 2 व्यक्ति से मिले कम से कम, एंड मैक्सिमम इज 50 इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और प्राइवेट लिमिटेड केस में आप 50 मेंबर्स आप रख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है। लायबिलिटी इन केस ऑफ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज अनलिमिटेड, पार्टनरशिप के केस में लायबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। इन अ कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड एज टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ शेयर परचेज बाय शेयर होल्डर्स। इन अ कंपनी द लायबिलिटी इज लिमिटेड एज टू द एक्सटेंट ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स, मतलब कि शेयर्स कितना है कंपनी का उस पर डिपेंड करता है वो लायबिलिटी किसका, कंपनी का, और इस शेयर को परचेज करते हैं कौन, शेयर होल्डर्स, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, पार्टनरशिप में शेयर्स जो है वो बिना पार्टनर्स के कंसल्ट किए नहीं हो सकता है ट्रांसफ़र, लेकिन एक कंपनीज में एक शेयर होल्डर जो है सो अपना शेयर ट्रांसफ़र कर सकता है। राइट्स एंड ड्यूटीज़, पार्टनरशिप फॉर्म तैयार होते समय पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डिड में लिखा होता है कि पार्टनरशिप क्या राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, उसको चेंज नहीं किया जाता है बाद में, ठीक है। अगर बाद में चेंज करना भी है तो वो आपस में मिलकर कंसल्ट करेंगे तभी वैसा चेंज होगा, नहीं तो जो तैयार होते समय था वही रहेगा। लेकिन कंपनीज में कहता है कि राइट्स और ड्यूटीज़ जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के द्वारा फिक्स किया जाता है उसमें, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, और उसके जो शेयर होल्डर्स हैं वो लोग डिसाइड करते हैं कि किसको क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ होंगे। फैसिलिटी ऑफ फॉर्मेशन, एक पार्टनरशिप फॉर्म कैन इजीली बी फॉर्म्ड, पार्टनरशिप तो आराम से वो हो सकता है, क्या फॉर्म हो सकता है, उसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं होता, ठीक है, और उसमें रजिस्ट्रेशन कराना भी ज़रूरी नहीं है। एक कंपनी इज फॉर्म्ड आफ्टर पासिंग थ्रू सर्टेन स्टेजेस, लेकिन एक कंपनी जो फॉर्म होता है वो कुछ चीज़ें कुछ स्टेज जो है सो पार करना पड़ता है तभी जाकर वो होता है, ठीक है। फॉर जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन का, हो गया लीगली जाना पड़ता है, उसका बहुत सारा चीज़ है जो करना पड़ता है किस चीज़ के लिए, कंपनी सेटअप कर। अकाउंट्स एंड ऑडिट, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इज ऑप्शनल, इट इज़ नॉट कंपलसरी, मतलब पार्टनरशिप फर्म में ऑडिटिंग करना भी कंपलसरी नहीं है, ये ऑप्शनल है। लेकिन कंपनीज में आपको पता है कि यहाँ पर कंपलसरी है ऑडिटिंग करना, और उसी समय में एनुअल रिपोर्ट मतलब वार्षिक जो रिपोर्ट होता है उसको भी सबमिट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेज अकाउंट्स एंड बैलेंस शीट,
रेस्ट्रिक्शन ऑन पावर्स ऑफ अ पार्टिकुलर पार्टनर, मतलब पार्टनरशिप में पार्टनर्स के क्या पावर्स हैं और क्या रेस्ट्रिक्शन है वो लिखा होता है एग्रीमेंट में, ठीक है। और इसमें कंपनीज में दोज आर इफेक्टिव एज अगेंस्ट द पब्लिक सिंस इट इज़ पब्लिक डॉक्यूमेंट, मतलब अगर पब्लिक के अगेंस्ट में कोई वो एक्टिविटी होता है तो वहाँ पर इसके पावर्स और रेस्ट्रिक्शंस होते हैं वो यहाँ पर इफेक्ट होते हैं, ठीक है। क्रेडिटर्स क्लेम, अगर पैसा नहीं चुका पाता है पार्टनरशिप फर्म उधारक का जो जिससे उधार लेता है, तो इस केस में पार्टनर्स के इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से सेटल किया जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, दे कैन लुक ओनली टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, वो सिर्फ इस कंपनी के एसेट्स को ही सेटल कर सकते हैं। वो पार्टनर्स के मतलब वो उस व्यक्ति का जिसका वो फर्म है उसके पर्सनल एसेट पर नहीं जाएंगे, वो कंपनी के पर्सनल एसेट के साथ कुछ कर सकते हैं, ठीक है। डिसोल्यूशन मतलब होता है बंद होना। तो एक कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म में डिसॉल्व एट एनी टाइम, किसी भी समय वो हो सकता है डिसॉल्व, या तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि हाँ हम 2 साल ही काम करेंगे, 3 साल ही काम करेंगे, या फिर अगर कोई व्यक्ति मर जाता है, पार्टनर्स मर जाता है तो उस केस में हो सकता है पार्टनरशिप फर्म जो है सो डिसॉल्व हो जाए। लेकिन कंपनी के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है। अब हम अगले जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम देखेंगे पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अभी हमने देखा ना कि पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत उसमें क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ हैं, प्रॉफिट्स एंड लॉसेज कैसे शेयर करेंगे, उसका नाम वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट में लिखा होता है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट क्या होता है, इसकी क्या ज़रूरत है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है मतलब लॉ है उसमें पार्टनरशिप को लेकर क्या क्या आर्टिकल्स दी गई हैं, क्या क्या सेक्शन प्रोवाइड किया गया है जिसके तहत पार्टनरशिप फर्म जो है सो आपस में सेफ भी मैनेज कर सकते हैं, पार्टनर्स को भी राइट देते हैं और जो पब्लिक है उसको भी राइट्स मिलता है पार्टनरशिप में। तो इन सब चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एंड थैंक यू। इफ़ यू लाइक प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड कमेंट, फॉलो ऑन FB एंड कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर।